जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी एग्जाम 2020 का एनालिसिस दोस्तों चल रहा है। 13 दिसंबर की पहली शिफ्ट के गणित के सवालों को लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। इस लेक्चर में हम 13 दिसंबर के गणित के 12 प्रश्न ज्यों के त्यों हमको मिल गए, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में देखेंगे। अगर दोस्तों आपने 13 दिसंबर की शिफ्ट के पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जीएस के प्रश्न नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो भी आ चुका है। पहली शिफ्ट के हमारे पास कुल 18 प्रश्न थे और दूसरी शिफ्ट के पूरे 20 के 20 जीएस के प्रश्न हमारे पास थे, तो वो आप चैनल में वीडियो उसका ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। समीकरण आपको दिया गया है, उसके मूल बताने। डेली इस प्रकार का एक प्रश्न आ रहा है कि आपको समीकरण बता देंगे और समीकरण आपको दे देंगे और फिर उसका मूल आपको निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा? मूल बताना होगा। समीकरण आपको दे देंगे, तो ये देखो हल करते हैं इसको हम। ये समीकरण दे दिया। मूल का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी समीकरण के आगे आप जीरो लगा दो तो जीरो कब कब आ सकता है, वही उसके मूल होते हैं। अब यहां देखो, यहां दो संख्याओं का गुणा है। वास्तव में ये क्या लिखा है? x गुणा x माइनस 3 बराबर जीरो। आपको पता है गणित में जीरो, दो संख्याओं का गुणा जीरो तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक संख्या जीरो हो। ठीक है, उनमें से कोई एक संख्या जीरो हो। तो या तो ये x जीरो होगा या तो x बराबर जीरो होगा, x इज इक्वल टू जीरो, या फिर आपका x माइनस 3 बराबर जीरो, या ये दूसरी संख्या जीरो होगी। ठीक है, जब x जीरो होगा तो चलो x की एक मान तो पता ही चल गया, x बराबर जीरो। x माइनस 3 जीरो होगा तब x का मान कितना आएगा? तब x का मान आ जाएगा 3। तो x के ये दो मान आ जाएंगे, इन्हीं को हम इस समीकरण के मूल कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? समीकरण के मूल कहते हैं। तो ये दो आंसर हमारे आ जाएंगे, x बराबर जीरो और 3, ये इस समीकरण के मूल है। डेली ऐसा एक प्रश्न आ रहा है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो अंकों की दो संख्याओं का योग, दो अंकों की दो संख्याओं का योग 48 है। यदि इनमें से एक उनके योग का 2/3 है तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखिए क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि एक संख्या इन दोनों संख्याओं के योग का 2/3 है। योग यानी एडिशन, यानी कि जोड़। ठीक है, हमने मान लिया एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इनका जोड़ कितना है? 48 है। अब बोल रहा है कि जो संख्या a है ना, वो जोड़ का 2/3 है, यानी कि जो जोड़ है ना आपका 48, उसमें आप 2/3 यानी कि 2/3 का गुणा कर देंगे। 48 का 2/3। ठीक है, 2/3 कौन है? पहली संख्या है, मान लो a है। तो 48 गुणा 2/3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? पहली संख्या। काटो, इससे 3 से काट दो 48 16 बार, 16 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका? a बराबर 32 आ जाएगा। तो एक संख्या तो निकल आई 32। अब a की वैल्यू यहां पे आप रख दोगे 32, तो आपको b भी पता चल जाएगा। b कितना हो जाएगा? 48 में से 32 घट जाएगा तो आपका b आ जाएगा कितना? 16 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो a गुणा b निकालना है आपको, तो 32 गुणा 16 निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 गुणा 16 आपका आंसर आ जाएगा। 16 गुणा 16 256 गुणा 2 आपका कितना हो जाएगा? 512 आपका आंसर हो जाएगा यहां से। ठीक है, चलते हैं अगले पे। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताना है। यानी कि घनाभ देखिए कुछ इस तरीके का होता है आपका। ठीक है, घनाभ यानी इसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, जिसकी सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है उसको घन या क्यूब बोलते हैं।
ठीक है, जैसे ये 14 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन पूछा गया है। तो आयतन क्या होता है आपका? घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों गुना है a गुणा b गुणा c। तो कितना हो जाएगा? 14 गुणा 15 गुणा 17, और सेंटीमीटर 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 3 बार आया तो सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, इसका गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं चौथे पर। बिंदुओं 3 -4 व 3 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3 1 किस अनुपात में बांटेगा? देखिए, अब यहां पर उल्टा प्रश्न पूछ दिया गया। अभी तक कैसे पूछा जा रहा था? वही x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइप के फॉर्मूले पे, वही कि एक रेखाखंड दिया है, उसके पहले और आखिरी बिंदु दिए गए हैं और पूछ दिया गया है इस अनुपात में बांटने वाला बिंदु कौन होगा। अब आपको बिंदु दे दिया और अनुपात पूछ दिया है, यानी m1 अनुपात m2 जो था वो पूछ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ही सिंपल है। देखो, यहाँ पर क्या है कि अगर आप ये वाला रेखाखंड आप खींचेंगे, आप ऐसे x और y अक्ष मान लीजिए, ठीक है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। तो ये जो बिंदु है 3,4 ये कहां पे होगा आपका? यहाँ नीचे कहीं होगा, x में 3 और y में -4। ठीक है, यानी कि y के लिए ये यहाँ नीचे होगा ये बिंदु, और 3,7 यहाँ कहीं होगा। अब इन दोनों रेखाखंडों को आप मिला दोगे, कलर चेंज कर लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दो तो ये एक रेखाखंड बन गया। अब इस रेखाखंड पे कहीं पर यहां पर एक बिंदु होगा, यहां पर एक बिंदु होगा, ये बिंदु है आपका 3,1। पूछा जा रहा है कि ये इस रेखाखंड को किस उसमें विभाजित कर रहा है। देखिए, x निर्देशांक सबका समान है, यानी एक डायरेक्ट रेखा है ये। ठीक है, अब बस y को देखना है। यहाँ 7 से लेके 1 तक कितनी दूरी तय हुई है बताओ? 6 इकाई की दूरी तय हुई है 7 से लेके 1 तक। ऐसे ही 1 से लेके -4 तक कितनी दूरी तय हुई है? तो यहाँ पे 5 दूरी तय हो गई है। -4 तक यहाँ तक की लंबाई तो 4 हो ही गई, और एक लंबाई ये हो गई, क्योंकि ये y निर्देशांक आपका 1 है। तो 6:5 में उसने विभाजित कर दिया। सॉरी, देखिए 5:6 में विभाजित कर दिया। क्यों मैंने 5:6 लिखा है? हमने 6 किसकी साइड निकाला था? 3,7 की साइड। ठीक है, और 5 किसकी साइड निकाला था? 3 और -4 की साइड। ठीक है, 3, -4 पहले लिखा है, 3,7 बाद में लिखा है, इसलिए 5:6 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको निर्देशांक ज्योमेट्री में दिक्कत है, आपको नहीं बन रहे हैं सवाल, इसके डेली एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने 3 लेक्चर बनाए थे, उन 3 लेक्चर्स को आप जाके दिखाइए, आपको वहां से पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उसके पहले मैं आपको एक बेहतरीन टेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं, जिसका नाम है अनटेस्ट। अनटेस्ट पर आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो, सिविल सर्विसेज की हो, टीचिंग एग्जाम, सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, कोई भी टेट हो, रेलवे के एग्जाम हो, स्कूल लेवल एग्जाम आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले एग्जाम हो यहाँ पे, या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए वहां पर आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, और बहुत ही कम दामों में। कुछ टेस्ट वहां पर आपको फ्री भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार ये टेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको बस क्या करना है, अनटेस्ट का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और उसके बाद अपना टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, एक बार जरूर वहां पे विजिट करें। 5वां प्रश्न है हमारा, 12 संख्याओं का औसत 20 लिखा जाता है। 12 संख्या है, उनका औसत कितना लिखा जाता है? 20। यदि एक संख्या को 35 के स्थान पर 11 लिख दिया जाता है तो वास्तविक औसत क्या था? 12 संख्याओं का औसत 20 लिखा गया, मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले मैं इसको साधारण विधि से करूं कि औसत क्या होता है आपका? औसत होता है सभी का जोड़ बटे कुल संख्या। कितनी है कुल संख्या? 12। तो सभी का जोड़ मुझे नहीं पता, मान लो, तो सभी का जोड़ पता चल जाएगा। औसत कितना है? 20। शुरुआत में औसत 20 था,
और सभी के जोड़ को हमने समेशन चिन्ह दे दिया बटे 12, तो सभी का जोड़ कितना आ गया, ये 12 का गुणा होगा या कैची का, तो 20 गुणा 12 यानी कि 240। सभी का जोड़ पता चल गया 240। अब इस 240 में हमने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी है, संख्या एक थी उसको 35 के स्थान पर 11 ही लिख दिया, मतलब कि हमको 35 लिखना था और हम लिखे कितने 11। तो सबसे पहले तो हमको इस 240 में से 11 को घटाना पड़ेगा। जो गलत लिखा है पहले उसको पूरी तरीके से हटा दो। हमने पूरी तरीके से हटा दिया तो हमारा कितना आ गया, देखो हटा दो 240 में 11, 229 आ गया। अब इसमें सही संख्या जोड़ दो 35। अब हमने इसमें सही संख्या जोड़ दी 35, तो ये कितना आ जाएगा 4 6 264। अब 264 में आप भाग दे दो 12 का, तो कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। आप भाग दे के देख लेना, ठीक है। तो ये तो थी पूरी विधि, ठीक है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट तरीके से बिल्कुल समझदारी से अगर आप करना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि कोई भी संख्या पहले भी 12 थी, बाद में भी 12 रही, बस हमसे एक गलती हो गई कि हमने 35 के स्थान पर 11 लिख दिया, ठीक है। हमको लिखना 35 था, तो इससे क्या है कि हमारे टोटल जोड़ पर फर्क पड़ेगा कि नहीं। अब बताओ कितना फर्क पड़ेगा, 35 लिखना था, 35 की जगह 11 लिख दिया, तो बताओ 35 में से 11 घटा दो, पता चल जाएगा 24 का फर्क पड़ेगा। एक बात बताओ, 24 का जोड़ पे फर्क पड़ा, एवरेज पर कितना फर्क पड़ेगा। कुल संख्याएं कितनी है 12, तो 12 का भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा कि एवरेज पर कितना असर पड़ेगा। तो 12 से भाग दे दिया तो एवरेज पे 2 का असर पड़ेगा, 2 एवरेज हमारा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले हमने छोटी संख्या लिख दी थी, हमको बड़ी लिखनी थी, ठीक है। तो हमारा एवरेज 22 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। डेली इस पर एक प्रश्न आ रहा है। 5400 को 1:2:1:2:1:3:1:4 के अनुपात में विभाजित करना है। देखिए हम कैसे विभाजित करेंगे, ये 3 हिस्सों में हमको 5400 को विभाजित करना है। देखिए जब भी इस तरीके का अनुपात दिया जाए उसको सरल अनुपात में बदलने के लिए एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है कि ये जो नीचे बटा बटा लिखा है ना, इस पूरे बटे बटे को खत्म करना होता है। तो ये नीचे 2 लिखा है, 3 लिखा है और 4 लिखा है। आप सबसे पहला काम किया करो, ये 2 3 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब ये है कुछ भी ऐसी संख्या मान लो जिसमें इन सब का भाग चला जाए, 2 3 और 4 का, तो 12 आ गया वैसे तो एलसीएम। तो 12 का गुणा कर दो, ऊपर ऊपर पूरे में आप क्या कर दो, 12 का गुणा कर दो। तीनों में कर दो, एक में करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तीनों में कर दो 12 का गुणा। तो देखो मैंने इसमें भी 12 का कर दिया, 12/2 अनुपात, इसमें भी कर दिया 12/3 अनुपात 12/4 कर दिया। अब क्या करेंगे, काटो 6 4 3, तो 6:4:3 आ गया। अब देखो 5400 को 6:4:3 में बांटो। कैसे बांटेंगे, बांट सकते हैं। देखो ये टोटल कितना हो रहा है, इनको निकाल लो और उसके बाद इसमें भाग दे दो। 6 4 10 13, तो ये 13 यूनिट बराबर कितना हो गया 5400, ठीक है। और इसमें 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 5400/13, और उसके बाद 6 की निकाल लो, 4 की निकाल लो, 3 की निकाल लो। बिल्कुल सिंपल है। बस ये जो अनुपात है इस अनुपात को आपको बांटना आना चाहिए, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई। अब अगर कोई पूछे कि ये वाले की वैल्यू कितनी है, तो 6 गुणा 5400/13। यहाँ पे शायद डाटा सही नहीं है, क्योंकि अगर सही डाटा होता तो इसका पूरा पूरा भाग चला जाता। ये शायद आपका 5200 होगा, 5200 होगा जहां तक है, ठीक है। ये 5400 नहीं होगा, 5200 होगा, ठीक है। तो इससे क्या ये 13 आ रहा है ना, तो ये पूरा कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। 1 यूनिट बराबर 400 हो जाएगा, तो ये 6 यूनिट बराबर 2400 हो जाएगा, ये 4 यूनिट बराबर 1600 हो जाएगा, ये 4 यूनिट बराबर 3 यूनिट बराबर 1200 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन ही ज्यादातर आती है। 7वां प्रश्न है आपका, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर व 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इनमें पहले त्रिभुज का परिमाप 39 सेंटीमीटर है, तब दूसरे त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखिए एक त्रिभुज ये रहा मान लो, और एक त्रिभुज ये रहा छोटा, इनके आपको ये समरूप है, बिल्कुल एक दूसरे के समरूप है, ठीक है। इनका मतलब जैसी आकृति इसकी है वैसी इसकी है, बस ये बड़ा है ये छोटा है।
इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया का अनुपात कितना दिया है? एरिया आपको दोनों के दिए हैं, एक का 169 है, एक का 81 है। तो जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो आपका ये हो जाएगा 169/81। हमें एक चीज पता है कि इनकी जो भी लंबाइयां होती हैं, लंबाइयों का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात उन लंबाइयों के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो एरिया का अनुपात है उसका अगर आप अंडर रूट कर दोगे तो आपको किसका अनुपात मिल जाएगा? इनकी लंबाइयों का आपस में अनुपात मिल जाएगा, या फिर इनके परिमाप का अनुपात मिल जाएगा। परिमाप और लंबाई एक ही चीज हो गई। ठीक है, तो यहां से अगर हम दोनों का अंडर रूट कर देंगे तो हमको इन त्रिभुजों की परिमाप का आपस में अनुपात मिल जाएगा। परिमाप को हम P1/P2 लिख देते हैं। 169 का अंडर रूट कितना होगा? 13। ये 13 का वर्गमूल है और ये 9 का। तो हमको इनकी परिमाप का अनुपात मिल गया। ठीक है, अब देखिए पहले की परिमाप कितनी है? 39 सेंटीमीटर। तब हमको दूसरे त्रिभुज की बतानी है। यहाँ पर पहले की कितनी दे रहे हैं? 13 यूनिट। तो ये 13 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी? 39। तो 13 यूनिट बराबर कितनी हो गई? 39 सेंटीमीटर। तो आपकी 9 यूनिट कितनी? 9 यूनिट आपको निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी? 13 से कट जाएगा ये कितनी बार? 3 बार। 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट की वैल्यू। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 9 यूनिट बराबर 9 गुणा 3 यानी कि 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे त्रिभुज की जो परिमाप है वो आपकी आ जाएगी 27 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 8वें प्रश्न पे। रीना अपने घोड़े को अस्तबल से निकालकर 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है। रीना अपने घोड़े को अस्तबल से निकाला उसने, 8 किलोमीटर चली वो उत्तर की ओर। ठीक है, उसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, और अंत में उत्तर में मुड़ के घर की ओर 3 किलोमीटर चली। ऊपर और 3 किलोमीटर चला दो। तो अब वह अस्तबल से कितनी दूरी पर है? ये रहा अस्तबल। देखिए डाटा यहाँ पर एकदम फिक्स नहीं है, ऐसा हो सकता है 8 की जगह कुछ 5 हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये ए बिंदु पर थी रीना और यहां पहुंच गई बी बिंदु पे। ये ए से लेके बी की दूरी क्या है ये निकालना है। देखो एक बार समझ लो, पाइथागोरस ही लगनी है। कैसे लगाना है? कभी कभी लोग ये गड़बड़ कर जाते हैं। ये देखो ए से बी की दूरी निकालनी है। तो ये ए हमारा समकोण कहाँ पे बन रहा है? अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। यहां से हम ये ए बी की लंबाई निकाल सकते हैं। ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये 8 था हमारा तो इसको 8 लिख लेंगे, और ये 3 था तो ये 11 हो गया। ठीक है, तो अब ए बी निकाल सकते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ए बी का स्क्वायर बराबर हम ये 11 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल आएगी √121 + 9, यानी कि कितनी? √130 किलोमीटर। ये आपकी वैल्यू आ गई ए बी की, यानी कि ये यहाँ से √130 किलोमीटर दूर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें नंबर के प्रश्न पे, कि रीना रमेश से 6 वर्ष छोटी है, जो अंकुर से 2 वर्ष बड़ी है। राजेश अंकुर से 8 वर्ष बड़ा है। तो बताइए किन दो लोगों की उम्र बराबर है? देखिए रीना जो है ना वो रमेश से 6 वर्ष छोटी है। यहाँ रीना लिखो, ठीक है, यहाँ रमेश लिख दो, ठीक है, यहाँ अंकुर लिख दो। देखो ये अंकुर एक बच्चा है, ये छोटा है, ठीक है, ठीक है। अब रीना के बारे में बोला जा रहा है कि रमेश से 6 साल छोटी है और अंकुर से 2 साल बड़ी है। यानी ये रीना जो है ना वो अंकुर से 2 साल बड़ी है और रमेश रीना से 6 साल बड़ा है। तो एक चीज बताओ, ये अंकुर से रमेश कितना बड़ा होगा? 8 साल बड़ा होगा कि नहीं? रमेश 8 साल बड़ा होगा अंकुर से। अब एक और बात बोली गई है, राजेश अंकुर से 8 साल बड़ा है। अब राजेश जो है ना वो भी क्या है? अंकुर से 8 साल बड़ा है। और हमें पता चल गया है कि रमेश भी अंकुर से 8 साल बड़ा है। इसका मतलब है रमेश और राजेश की आयु बराबर होगी। रमेश भाई साहब और राजेश भाई साहब दोनों ही बराबर आयु के रहेंगे हमारे।
बढ़ेंगे 10वें प्रश्न पे। एक आदमी कुछ संतरों में से 40% बेच देता है एवं 20% फेंक देता है, फिर बचे हुए संतरों में से 50% फेंक देता है, तो कुल फेंके हुए संतरों का प्रतिशत निकालना है। देखिए हर चीज यहाँ पे प्रतिशत प्रतिशत में जब दी हो तो आप यूनिट मान के चलिए, क्योंकि हर प्रतिशत का यहाँ पर क्या है वो अलग हो जाता है बेस। जैसे ये इन दोनों प्रतिशतों का बेस सेम है, लेकिन इस प्रतिशत का बेस अलग हो गया। कैसे अभी समझते हैं। पहले मान लो कि 100 संतरे थे, 100 यूनिट संतरे थे या 100 ही संतरे थे, ये मान लो 100 संतरे थे, 40% बेच दिए यानी कि कितने 40 बेचे, और 20% फेंक दिए। 100 का 20 कितना होगा, यानी कि 20 ही होगा। 20 फेंके, फेंके वाले यहाँ पे लिखते चलो, इस कोष्टक में हम फेंकने वाले लिखते चलेंगे, पता चल जाएगा कितने फेंके 20। अब बचे कितने, 40 बिच गए, 20 फेंके, 60 बचे। अब ये जो 60 बचे हैं, इस 60 का 50% फेंक दिया है, यानी 60 का 50% यानी 60 का आधा। 60 गुणा 50/100 काटो तो कितना 30। 30 फिर फेंक दिए, लो 30 फिर लिख दिए मैंने इस कोष्टक में, फेंक गए। कितने फेंक गए, टोटल 50 संतरे फेंक गए। अब बताने 50 संतरे कुल कितना प्रतिशत थे, तो पहले 100 संतरे थे तो 50/100 गुणा 100%। ठीक है, तो कितना 50% संतरे आपके फेंक गए। कितने फेंक गए, 50%। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न कुछ अपरमेय संख्या को लेकर था। ऐसा था कि निम्न में से अपरमेय संख्या के लिए क्या असत्य है, क्या सत्य नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपरमेय संख्या क्या होती है। सारी अशांत, अनावृत्ति, दशमलव संख्याएं ही अपरमेय संख्या होती हैं। जैसे कि √2, इसका मान कभी खत्म नहीं होता। 1.41, 4, 2 ऐसे जहां तक भी आप निकालो वहां तक निकलेगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा दशमलव। ठीक है, इसलिए इसको अपन अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ ऐसे आया था कि दो अपरमेय संख्याओं का जोड़ सदैव अपरमेय होता है, तो बिल्कुल सही बात है। दो अपरमेय संख्याओं का जोड़ घटाना सदैव अपरमेय ही होता है। ठीक है, घटाने में बस एक कंडीशन कभी कभी नहीं हो सकती, जैसे आपने √3 में से √3 को ही घटा दिया तो 0 आ जाएगा। तो घटाने में एक ऐसी कंडीशन बनती है जब आपकी वो संख्या अपरमेय भी आ सकती है और परमेय भी आ सकती है, अगर सेम सेम का घटाना करोगे तो। ठीक है, अगर एक अपरमेय संख्या का आपने परमेय संख्या में गुणा कर दिया तो हमेशा अपरमेय ही आएगा। जैसे 2 का गुणा आपने √2 में कर दिया तो 2 ही आएगा, है कि नहीं। तो ये भी अपरमेय ही है। अपरमेय का अपरमेय में गुणा किया तो परमेय भी आ सकता है, अपरमेय भी आ सकता है। कुछ इसी को लेकर वहां पर ऑप्शन थे। ठीक है, देखो ये कैसे, जैसे आपने √2 का गुणा √2 में कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि एक परमेय संख्या है, दो अपरमेय संख्याओं का गुणा। लेकिन यही आपने √2 का गुणा √3 से कर दिया तो आपका √6 आ जाएगा, जो कि अपरमेय संख्या है। तो इनका गुणा परमेय अपरमेय कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही घटाने का भी नियम। ठीक है, इस पर भी एक प्रश्न आया था। 12वां प्रश्न आया था कि x² - x - 2 के मूलों के लिए क्या सत्य है। मूल यानी कि बराबर में 0 कर दोगे तो जो उत्तर आएंगे उनके लिए क्या सत्य है। अल्फा बीटा इसके अगर मान के चलिए मूल हो गए हमने, और प्रश्न मतलब ऑप्शन ऐसे आए थे कि इसके मूल विपरीत चिन्हों के हैं, इसके मूल एक ही चिन्हों के हैं, इनके मूलों का जोड़ 0 है, ऐसे करके ऑप्शन आए थे। तो देखो यहां से अगर आप या तो इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको दो आंसर मिलेंगे, अल्फा और बीटा। आपका अल्फा 2 होगा, बीटा -1 होगा। ठीक है, ये दो आंसर आ जाएंगे। दो आंसर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके मूलों का जो चिन्ह है वो आपस में विपरीत है, यानी कि एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। लेकिन आपको अगर यही ऑप्शन में दिया है तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसकी डायरेक्ट तुलना कर दीजिए इस समीकरण की यहां से, और मूलों का जोड़ आपको पता होता है -b/a होता है, तो यहां से मूलों का जोड़ 1 आ जाएगा, और मूलों का गुणा अल्फा × बीटा c/a होता है, तो वो -2/1 यानी -2 आ जाएगा। तो अगर आपका गुणा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों जो आपके मूल हैं वो विपरीत चिन्हों के होंगे, तभी तो आपका गुणा माइनस में आ रहा है कि नहीं।
नहीं तो अगर दोनों ही माइनस माइनस के हैं, एक माइनस दो एक माइनस एक माइनस दो है, तो माइनस एक गुणा माइनस दो प्लस का हो जाएगा। दोनों ही प्लस के हैं तो फिर गुणा प्लस का हो जाएगा। तो अगर गुणा आपका प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों सेम चिन्ह के हैं, दोनों एक ही जैसे चिन्ह के हैं। अगर गुणा माइनस का आ रहा है इसका मतलब है दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं। तो ये चीज ही पूछी गई थी। तो ये चीज केवल और केवल आप सी अपॉन ए देखकर भी बता सकते थे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अभी हमारे पास सेकंड शिफ्ट 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चन मिल गए हमें, गणित के 17 प्रश्न मिल गए। अगर आपके पास और भी प्रश्न हो तो आप हमें इस नंबर पे 883920 ओहो 20 वाले पे नहीं 8839449109 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप वहां पे आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय माता दी।